हिस्ट्री है और किस तरह से एमक्यूएम बनी और एमक्यूएम को तोड़ने के लिए सब कुछ क्या कुछ होता रहा और किस तरह से ग्रुप्स बनाए गए। और ये भी जो नाम नेहाद ये जो बहादुराबाद टोला है इसने किस तरह से इसको किया। तो इस पर एक तहरीक का और कौम का, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ का नहीं बल्कि तहरीक और कौम का मुकदमा अल्ताफ़ भाई ने बरतानिया की एक हाई कोर्ट के सामने पेश किया। तो अब ट्रायल तो अब ये मुकम्मल हो गया है दोनों तरफ के। तहरीक और कौम से इन गद्दारों का क्या लेना देना? बिल्कुल इसमें क्या नहीं समझे कि लालच इनके और इनके ओत कर आई है, माल इतना कमा लिया कि अब लंदन की जायदाद पे, यानी अल्ताफ भाई जिस घर में रह रहे हैं अल्ताफ भाई को उनके घर से बेदखल करने की। ये तो मतलब जैसे हम किस्से कहानियों में, फिल्मों में, ड्रामों में देखते आते थे कि बाज़ नाखला औलाद अपने बाप को उसके घर से, उसके अपने बनाए हुए घर से निकालने की कोशिशें करती है अपने ख़ानदान के दुश्मनों के साथ मिलके। वही कुछ इन्होंने भी किया है। जो तहरीक की महाजिर कौम की जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं, इस्टेब्लिशमेंट के लोग, उनके साथ मिलके इन्होंने वही कुछ किया है। पहले पार्टी को हाईजैक किया और तहरीक और कौम को नुकसान पहुंचाने के लिए अब उन्हीं के इशारे पर यहाँ बरतानिया में इन प्रॉपर्टीज़ पे क्लेम किया है। लेकिन यह है कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। और अदालत जो भी ये ट्रायल हुआ है इस दौरान भी मतलब ये उस चीज़ को साबित नहीं कर सके कि ये कैसे हो सकता है कि आप तहरीक के बानी और कायद को ही जो है वो चंद लोग मिलकर बैठकर अपने तौर पर फैसला करें, उनको निकाल दें और कहें कि हम एमक्यूएम हैं। तो ये बहुत ही मैं समझता हूँ बेगैरती की उसकी बात है। पॉइंट ये है ना कि देखिए निकालने वाला भी कौन है, मतलब मुकदमा दायर करने वाला भी कौन है, जिसने 1992 में एमक्यूएम को छोड़ा, बड़ी मजाक को ज्वाइन किया और 2010-2011 में माफी तलाफी करके वापस आया। और अब वो आके ये कह रहा है कि भाई इस दौरान जो आपने एमक्यूएम ने जो अपने आप को एस्टेब्लिश किया, कारकुनों ने, अवाम ने जिस तरीके से पार्टी को सपोर्ट किया, कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जिन साथियों के लिए, अपनी कौम के लिए जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह एस्टेब्लिश की, अब वो कह रहे हैं सब मेरी चीजें हैं और मुझे वापस करो। जिसका एमक्यूएम में, क्योंकि वो फेडरल मिनिस्टर है और बाय लॉ उसकी एमक्यूएम में कोई मतलब एक पॉलिटिकल हैसियत से कोई वैल्यू है भी नहीं, उसके बावजूद भी उन चीजों को क्लेम कर रहा है। और वो पार्टी क्लेम कर रही है जो 22 अगस्त 2016 के बाद एक नई एंटिटी बन चुकी है, मुकम्मल तौर पे एक नई पार्टी बन चुकी है। उन्होंने बाकायदा ऐलान किया है कि हम आज से नई एमक्यूएम है। उनका फिर क्या ताल्लुक है, जिसकी नशोनुमा जो है पहले दिन से कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने की, एक दरख्त को लगाया है, बीज बोया, आज वो इस काबिल हुआ है बीज के वो पूरी आवाम को जो है एक महाजिर कौम को जो शनाख्त दी है उसने, और जिस तरीके से वो कायदे तहरीक लेके चले हैं, तो आज आप अलग हो गए, उसके बाद इन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, तो बिल्कुल मजाक की बात है। इनका कोई इनकी ये भी ज़रा गौर कीजिए, मतलब हमारे नाजरीन के लिए भी बड़ी एक अनोखी सूरत हाल होगी कि जो अपने आप को अल्ताफ भाई की जमात का वारिस और सक्सेसर करार देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कभी कोई सवाल नहीं कर सकता कि भाई क्या तुम टेस्ट ट्यूब बेबी हो, तुम्हारा कोई फाउंडर है, फाउंडर लीडर है ही जनकी? अल्ताफ भाई माशाल्लाह खैरात है, अल्ताफ भाई की जमात है, अल्ताफ भाई अपने कारकुनान के। आपने कोर्ट में कार्रवाई के दौरान कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई, अच्छा एक चीज तो पहले नाज़रीन के लिए थोड़ा क्लियर भी कर दिया जाए कि हम, क्योंकि मुकदमे के हवाले से अभी मुकदमे का फैसला नहीं आया है, तो हम बड़े एहतियात से अपने जो भी इस मुकदमे के हवाले से बात करें उसको कानूनी दायरे में, क्योंकि अभी उसका मुकम्मल फैसला नहीं आया है, तो हमें ज़रा अंदर की क्या बातें हुई, कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो बात मीडिया के थ्रू लोगों को पता चल चुकी है और मीडिया के लोग भी अंदर बैठे हुए थे, तो हम कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि अपनी आवाम को कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जिस तरीके से ये केस लड़ा है, इस पूरी कौम के लिए, पूरी तहरीक के लिए, अपनी ज़ात का तो उनका कुछ भी नहीं है, पूरी तहरीक के लिए जो किस तरह से ये केस लड़ा है, आज कौम कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को सल्यूट करती है, सलाम करती है। शहीदों के लहू का जो कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई पा सकते हैं, इन बेगरतों को तो हम जानते हैं, इलेक्शन में भी इनको किस तरीके से मुंह की खाना पड़ी है, शहीदों की फैमिलियाँ इनको वहाँ पर किन पकड़ती हैं। इन बेशर्मों को कैसे नींद कैसे आ जाती है, मतलब अगर ज़मीर नाम की ज़र्रा बराबर भी रमक हो या शर्म नाम की कोई चीज़ हो, तो इनको गिल्ट नहीं महसूस होता? नहीं, असल में बेगर्ती गोलियां खा के असल में इसलिए मेरा यहाँ पे ये सवाल उठता है इन गद्दारों के हवाले से है कासिम भाई, कि
ये कायदे तहरीक को इस वक्त बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन ये कैसी मोहब्बत है कि कायदे तहरीक की चीज़ों से मोहब्बत है और कायदे तहरीक से नफरत है। कि जनाब उनकी सारी चीज़ों पर काबिज होकर बैठे हुए हैं, जो चीज़ों से मोहब्बत कर रहे हैं और भाई से जो है। अब देखें, अभी हम जो कोर्ट में हम जा रहे थे, हमने अवाम का और वहाँ देखें बाजियाँ भी पहुँच गई, आप ये देखिए। और ये अज़्म है यहाँ पर भी और पाकिस्तान में भी, जितने भी कायदे तरीके चाहने वाले हैं उनका ये अज़्म है कि अल्ताफ़ भाई पर परेशानियाँ हो, मुश्किल मसाइब हो, हम उनके साथ खड़े हुए हैं। भाई अदालत में है तो हम अदालत में भी खड़े हुए हैं, जहाँ भी हैं, मतलब वो बिला उसके लालच के अल्ताफ़ भाई के साथ हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, ये पिछली मरतबा 5 दिन का ये ट्रायल चला और 2 दिन का अभी चला ट्रायल चला। ये जो गद्दार टोला जिसने दावा दायर किया है, आपने इनमें से किसी एक के किसी हिमायती को अदालत में देखा? नहीं, कोई नहीं। वो असल में वो किसी को मुंह नहीं दिखा सकते। अच्छा रेहान भाई, फंसाया मैंने तुझे फंसाया वाली बातें इनकी, तो हम केस के फैसले पे ज़ाहिर नहीं बात कर सकते, फैसला नहीं आया, लेकिन ट्रायल के दौरान जो लतीफ़ है वो तो उस पर तो बात की जा सकती है ना। मतलब एक दो यहाँ के जज भी बुरा नहीं मानेंगे। नहीं, एक दो लतीफ़े हैं इसके इस दौरान जो पेश आए, अब आपको पता होना चाहिए जी बिल्कुल। हाँ, वो जब अमीनुल हक को बुलाया गया क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, जज ने पूछा कि भाई ये बताएं, ये आपने यहाँ पर अपने क्लेम में ये जो आइन पेश किया पहले 2015 का, तो अब आप कह रहे हैं कि ये तो ये वाला नहीं है, जो दूसरा कोई आइन है, तो ये आइन फिर 2015 का फिर आपको ये दिया किसने? आप खुद तो जमा करा यहाँ पर। कह रहे नहीं, वो असल में ऑफिस में वहाँ रखे हुए थे, तो जज ने बोला मतलब आप गए वहाँ टेबल पे रखे हुए थे बहुत सारे, आपने बोला मैं ये वाला उठा लेता हूँ और ये दे देता हूँ। तो ये उन्होंने जो है वो कह आपने पेश कर दिया। इनको ये नहीं पता है कि ये ऊपर एक ताकत है जी, इसने इनका हाथ यहाँ से लिया के यहाँ करा, अच्छा, और वो वाला उठाया जिसको हमने। अच्छा, ये एक इसका लतीफ़ा और पेश कर दूं मैं। तो आगे ट्रायल के दौरान एक ये भी आया मामला, तो आपके भाई एमकेएम ने तो हमने तो भाई एक पेश कर दिया मुकम्मल आइन 2015 के, जो वहाँ से बाकायदा राब्ता कमेटी से 90 से आया था बजरिया ईमेल, हमने उसके शवाहिद दे दिए, इन्होंने उससे इनकार किया। तो जज ने कहा ठीक है, फिर आप अपना ईमेल सर्च करें पाकिस्तान का जो 90 का राब्ता कमेटी का, और फिर आप शवाहिद पेश कीजिए कि भाई ये यहाँ से नहीं भेजा गया, इन्होंने तो जमा करा दिए। तो वहाँ से वो जवाब एक लतीफ़ा आया जवाब में कि वो असल में जो हमारा जो ईमेल है वो ईमेल हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, प्रॉब्लम है, 6 महीने तो से नहीं कर पा रहे हैं। तो कहा कि भाई आप आईटी मिनिस्टर हैं, आप पार्लियामेंट हैं, और आप एक्सेस नहीं कर पा रहे। फिर उनका वकील, तो आप अपनी वर्जी कर रहे हैं, मतलब मिनिस्ट्री छोड़े। तो एक और लतीफ़ा उनका वकील कहता है कि वो असल में वो शायद उसका ईमेल जो है वो मुश्तरक है, तो वह हैक हो गया या पासवर्ड चेंज कर लिया है। तो वो जज ने उनके वकील से बोला कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि वो ईमेल एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं आप, और क्लेमेंट जो है मेरा वो कह रहा है कि असल में टन्स ईमेल थी, इसलिए हम सर्च करना वाली मुश्किल हो रहा है। तो ये बड़े लतीफे हुए इस ट्रायल के दौरान भी। वो झूठ के पैर नहीं होता ना। और जिन्होंने मुकदमा दायर किया उनकी तो वही मिसाल है ना कि वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ना 3 में ना 13 में, और लेके आ गए, और फिर कोर्ट में जिस तरह उनके चपेड़े पड़े, इनकी झूठों को पकड़ा गया है। तो कौम के लिए तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा, बड़े होपफुल है इंशाल्लाह। मैंने इस समात के दौरान जाते हुए एक चीज़ ऑब्ज़र्व की है कि ये गद्दार टोले टोलियाँ किसी तरीके से, इनमें किसी में भी इतनी ज़रूरत नहीं थी अल्ताफ़ भाई के सामने खड़े होकर आँख से आँख मिला सके, इसलिए कि अंदर से सब गिल्टी कॉन्शियस। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा आपसे यहाँ पर। मैं समझता हूँ जो बेगैरती इन्होंने दिखाई है, अब ज़रूरत की तो बात है नहीं। कोई नदीम नुसरत भी आया है ना, तो ये नहीं तो इनको पता है कि ये हारे हुए हैं, इनको पता है कि इन्होंने कौम को जो है वो बेवकूफ़ बनाया है, इनको पता है कि कौम समझ चुकी है कि ये ज़ाती मफाद के लिए की जंग है, ये कोई शौदा या कोई तहरीक, इसका कोई इससे ताल्लुक नहीं है। आधा तू बांटेगा, आधा तू बांटेगा, आधा फला जिन्होंने केस इनके तैयार किए हैं उनको मिलेंगे, आधे जो है जो पैसे खर्च हुए उसमें जाएंगे, ये सारे इस चक्कर में। वरना इनको जो इनका खून है, जो इनकी नस्ल है, इनके अंदर इतनी जरूरत, ये ऐसा है ही नहीं कि इनके अंदर अच्छा, वो कि कायद के सामने खड़े होने से डरे। एक चीज़ बेगैरत लोग नहीं, बेशक एक चीज़ और देखिए, इनके पास रियासत की ताकत है,
इनके पास हुकूमत है, ये हुकूमत का हिस्सा है, ये वजारतों में भी है, ये टोले टोलियों का जो बंच भंगी चमार जो अलहदा अलहदा थे, ये एक गंदे अंडे एक बास्केट में भी जमा हुआ है। इस सारी चीज़ के बावजूद जो कुदरत की करम नवाजी है अल्ताफ़ भाई पर, अल्ताफ़ भाई को मैंने जो जब भी देखा है पुरअज़्म पुरएतमाद बिल्कुल मुतमईन देखा। बिल्कुल। मैं इंजीनियर साथी से दरख्वास्त करूंगा कि कोर्ट के बाहर अल्ताफ़ भाई ने जो गुफ्तगू की है बड़ी दिलचस्प और बहुत मानाखेज और बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, जरा वो नाजरीन के सामने पेश करें। ट्रायल मुकम्मल होने पर, ट्रायल मुकम्मल अदालत के बाहर जो अल्ताफ़ भाई ने गुफ्तगू की है। की सिचुएशन के हवाले से बताइए, और ये भी बताइए थोड़ा सा इस केस का बनाने का मकसद क्या था लोगों का? बेसिकली इस केस के बनाने का मकसद जो है वो ज्यादा से ज्यादा और माल कमाना, और इसके अलावा क्या हो सकता है। बेईमान धोखेबाज लोग हैं, फौज के साथ सरकारी एजेंसियों के साथ हाथों बिक कर पहले बहुत पैसा फौज से लिया, अब बाकी कि भाई यहाँ से भी खींचो, ये पैसा भी लो, और इसके अलावा क्या हो सकता है। आज मेरी हियरिंग का आखिरी दिन था। आज जो जज साहब ने फैसला सुनाया है तो ये सुनाया है कि इसका फैसला कुछ हफ्तों में दोनों लॉ काउंसिल जो हैं वो उनको भेजेंगे, बाद में फिर इलेक्ट्रॉनिक फैसला आएगा। तो मैं अवाम से आपकी तवज्जो से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला से कि हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हक की पता करे, हम सबको कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आप लोग आते रहे सुबह शाम और कार्रवाई को लोगों तक पहुंचाते रहे। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। ये आपने मुलाहिजा की, नाज़रीन ने भी देखी अल्ताफ़ भाई की गुफ्तगू कोर्ट के बाहर। अल्ताफ़ भाई मुतमईन इसलिए कि मादियत पसंद नहीं है, फ़कीर मनच हैं, इन्हें परवाह ही नहीं है और जानते हैं कि मैं सच पर हूँ। असल बात कासिम भाई यही है कि जो इंसान सच पर हो तो वो हर मौके पर हर आजमाइश में मुतमईन रहता है। जो कहना चाहिए कि वो जो एक है ना कि नफ्से मुतमइन्ना, तो वो बात वो है। ये तो खैर एक सिविल केस है। ये जो पिछले साल भाई पर जो टेररिज्म का केस हुआ, वहाँ 15 दिन का ट्रायल वहाँ पर रहा और पूरे जितने भी दुश्मन थे वो तो बस हाथों में मिठाइयाँ लेकर जो है बस इस इंतजार में थे कि अब अल्ताफ हुसैन को सजा हुई और उनको गिरफ्तार करके ले जाएंगे कोर्ट से। लेकिन अल्ताफ भाई ने वहाँ भी जो कि एक लंदन के बिल्कुल दूसरे कोने पे वो कोर्ट थी और वहाँ जाते रहे और उन्होंने जिस अज़्म का इजहार किया, मीडिया ने रोज़ाना वहाँ पर देखा है, तो अल्ताफ भाई को वहाँ भी वो नहीं था कोई। ये बताइएगा अल्ताफ भाई के इस केस में अल्ताफ भाई की कामयाबी के लिए जो पाकिस्तान भर में दुआओं का सिलसिला और दुआई इज्तिमात का सिलसिला है, उस बारे में ज़रा नाज़रीन को बताएं कुछ। ये तो एक बात में और ऐड कर दूंगा, पिछली जो बात कर रहे थे कि कायद का जो हौसला है ना, जो हिम्मत है, जो हौसला है, और वो इसलिए भी उनका डुएल नजर आता है क्योंकि वो ना सिर्फ अपनी जात के लिए बल्कि कौम को भी जिस तरह से हौसला देते हैं। और ये इस हौसले की बदौलत है, जो सवाल आप कर रहे हैं, उस भाई की उस हौसले और उस होपफुल जो चेहरे पे आपको नजर आती है एक उम्मीद की किरण, उसकी बदौलत पूरी कौम जो है वो जिस तरह से दुआएं हो रही हैं, कौन सी मस्जिद और कौन सी दरगाह और कौन सा इमाम बारगाह ऐसा नहीं है, या जो मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अपने अकीदे से जिन जगहों पे जाते हैं, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहाँ कायद की सलामती के लिए और केस की कामयाबी के लिए दुआएं ना हुई हो। सदकात बकरों के सदके, मतलब सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है। फिर हमारा जो है बैठ के दुआएं रातों को जाग के उनके माँ बाप उनको उठा के बता रहे हैं, वो तहज्जुद में सजदे हो के दुआ कर रहे हैं। तो बड़ी बड़ी मोहब्बत और इन दुआओं की बदौलत इंशाल्लाह आप देखिएगा कि इस केस में तो कामयाबी होगी, लेकिन
जो इन गद्दारों का हाल होगा ना, इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। आप बताइए, आप तो डालते रहे काफी चीजें। हाँ, इस बातों पे देखें, खवातीन ने रोजे रखे हैं अल्ताफ भाई के लिए बेशक। और मेरी काफ़ी घरों में मेरी बात भी होती है, हमारे शहीद हैं, असीर हैं, लापता हैं, इनके घर वाले हैं, इनके बच्चे हैं। अब ये देखिए खुद कस्मा पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो, इसके बावजूद भी हस्बे तौफीक हस्बे जो भी कुछ हो सकता है उनकी जेब इजाज़त दे रही है, वो सामने रख के उसको न्याज भी दे रहे हैं, फातह खानी भी कर रहे हैं, फिर वो तकसीम कर रहे हैं गरीबों में। एक दूसरे ये है कि अभी एक मेरी बात हुई थी, एक साथी हैं लापता हैं, उनके बच्चे बहुत शदीद बीमार हैं, बहुत शदीद बीमार हैं, लेकिन वो बीमार अलालत के उसमें कंडीशन में वो अल्ताफ भाई के लिए दुआ कर रहे थे। मेरी उनसे बात हुई है, वो दुआ कर रहे हैं कि हम जैसे भी हम ठीक हो जाएंगे, हमारी फिक्र नहीं करें, आप अल्ताफ भाई की फिक्र करें। इस किस्म की चीज़ हो रही है। आप जो बात कर रहे थे भी अल्ताफ भाई के अज़्म की बात कर रहे थे, तो मैं आपको एक भाई का, एक अल्ताफ भाई का एक मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। 3 नवंबर को कायदे तरीके ने कहा था कि मेरा मिशन इसी में आज़मी है, मेरा मिशन। ये थोड़ा मैं आपको, अगर आप इजाज़त हो तो पढ़ के सुना दूँगा। जी बिस्मिल्लाह। तो कायदे तरीके फरमाते हैं कि मैंने अपने लिए एक इज्तिमाई और मिशन को मुंतखब किया है, और यही मिशन मेरे लिए दौलत, ताकत, मोहब्बत और चाहत सब कुछ है। मेरा मिशन ये है कि महरूम व मजलूम आवाम को इनके हकूक़ मिल जाएं। इसके अवज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने कभी ये ख्वाहिश या तमन्ना नहीं की कि इसके अवज़ मुझे कोई दौलत, कोई मुकाम या ओहदा मिल जाए। मेरे जहन में ये है कि जिस दिन पाकिस्तान के महरूम और कुचले हुए अवाम को इनके हकूक़ मिल गए, इस दिन मैं कहूँगा खुदा हाफिज़। आप अब लोग मामलात खुद चलाएं, और मैं लिखने, पढ़ने और इल्म के फ़रोग में लग जाऊंगा, चूँकि मुझे इसी में तस्कीन मिलती है। क्या बात, क्या बात। ये एक दुरोश वाली एक फितरत तबीयत है ना, जो अपने लिए कुछ नहीं कर रहा है वो। अब ये चीज़ नोट कीजिए कि अल्ताफ भाई की तहरीर तकरीर पर 2000 सितंबर 2015 से पाबंदी है। अल्ताफ भाई की MKM को सियासी सरगर्मियों की, फलाई सरगर्मियों की इजाज़त नहीं है, और पाकिस्तान के मीडिया में मुतासिब एंकर पर्सन हो, सहाफ़ी हो, तज्ज़िया निगार हो, जो जहर उगल सकते हैं अल्ताफ भाई के ख़िलाफ़ उन्होंने उगलने की कोशिश की। लेकिन अल्ताफ भाई के नज़रिए और अल्ताफ भाई के मिशन की सच्चाई ये देखें कि जो बातें अल्ताफ भाई शुरू दिन से कहते चले आ रहे थे, फरसूदा जागीरदाराना निज़ाम का ख़ात्मा, मौरूसी सियासत का खात्मा, गरीब व मुतवस्सित तबके के आवाम को हक़ हुक्मरानी दिलाना, आज कौन सी ऐसी जमात है जिसके अंदर से ये आवाज़ें नहीं उठ रही? भाई सही बात है, मतलब आपने फैलने नहीं दिया अल्ताफ भाई की MKM को, और कोशिश भी की पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान सब जगह, लेकिन ताकत को रोक दिया। उसे एक अल्ताफ भाई की बात मुझे याद आ रही है कि सच्चा नज़रिया बहते हुए दरिया के पानी की तरह होता है, बेशक उसकी राह में जितनी चाहे रुकावटें खड़ी कर दें, वो अपना रास्ता खुद बना ही, पानी बिल्कुल अपनी जगह रास्ता बना। अब आप देख रहे हैं क्या हुआ है, उसकी कामयाबी ये है कि ठीक है आपने पंजाब से MKM को एक तरह से बिल्कुल बैन कर दिया, वहां नहीं करने दिया काम, और भी हिस्सों में, लेकिन क्या हुआ, वही पानी वाली बात कि पानी का तो रास्ता नहीं रोक सके। अल्ताफ भाई के नजरिए आज पंजाब में हर जगह लोग कहते हैं कि जी क्या ये आपने खानदानी सियासत की हुई है, मिडिल क्लास क्यों नहीं हो सकता, हर जमात में अभी ये जो मरियम नवाज को बनाया गया। कासिम भाई जी कह रहे थे ना कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई जो पहले दिन से बात कर रहे हैं और आज तक कर रहे हो, 99 की आपने बात भी सुनाई, बहुत अरसे से, मतलब पहले दिन से ही भाई का यही मौक़िफ़ है और आज के दिन तक है। लेकिन भाई कासिम भाई ने कहा कि आज कौन सी ऐसी पार्टी है जो ये नहीं कह रही कि मौरूसी सियासत खत्म, लेकिन फर्क क्या है कि अमली जो प्रैक्टिकली जो हमें नजर आता है, हर पार्टी जबानी तो कह दे रही है, लेकिन उनका स्टाइल आज तक वही है, वो फला का बेटा, फला का भाई, फला की बहन, अभी तक उन्हीं को टिकट मिल रहे हैं। बिल्कुल। और जो मुस्तफा भाई बात कर रहे हैं, इसीलिए ग्राउंड से जो है अब आवाम ने आवाज उठाना शुरू की है। और ये मरियम की जो अभी आप मिसाल दे रहे थे, ताज़ा तरीन मिसाल, कि आज भी जो है भाई कितने सीनियर लोग बैठे हुए हैं। हम किसी की पार्टी के, चलो हम कोई इख्तिलाफ नहीं करते, उनका अपना पर्सनल मामला है, को किसको बनाए सीनियर नाइब, किसको बनाए चीफ एग्जीक्यूटिव, अपना ऑर्गेनाइजर, फला, हमारा मैटर नहीं है। लेकिन हम सिर्फ ये मैटर बताना चाहते हैं कि कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की न सिर्फ ज़बानी बल्कि प्रैक्टिकल अप्रोच भी जो इस पार्टी के लिए, इस तहरीक के लिए और आवाम के लिए
खासतौर पे 98% जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास का तबका है, उन लोगों के लिए जो रहा है वो किसी पार्टी ने भी जो है प्रैक्टिकली शो करके नहीं अरे ये पीटीआई के एक खानदान के 8 अफराद मुख्तलिफ अभी शाम में यही खानदानों की जमात है। बेटा हटा को दे दिया। और मतलब एमक्यूएम को देखें, अल्ताफ भाई ने एमक्यूएम को कहाँ से कहाँ पहुँचाया ही। उनके खानदान का कोई भाई भतीजा बहन भाई है कोई कि साहब वो पार्टी में कोई मरकजी पोस्ट पे है या मिनिस्ट्रीज में है। पूरे मुल्क में आवाम इस बात को जानती है कि ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की कुर्बानी है, ये कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई का नहीं। बिकॉज वो जो देखे ना, जो वो सिर्फ उन्होंने कहा नहीं है कि जी ये मोदी से किया है, पहले किया है पहले। और एक चीज और भी है, वो ये कि हर पार्टी का लीडर वो कहता है कि सबसे पहले मैं असेंबली में पहुंचूं, एक जगह से नहीं 10 जगह से पहुंचूं। अल्ताफ भाई ने नहीं किया बनी है या फला पीएसपी बनी थी, अब सब दफन हो गए। वो जो महाजी नाम को दफन करने आए थे, जिस तरह कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने कहा, तो वो महाजी नाम को दफन करने आए थे, सब फिर दोबारा से जो है मिल गए और फिर 0 + 0 0 + 0 0 + 0 0 0 0 वो सब कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई ने जो अपनी बात की। और हकीकत ही यही है। लेकिन देखिए इन लोगों ने कायद को छोड़ा इसीलिए क्योंकि उनको कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई की ये पॉलिसी इनके फेवर में नहीं जा रही थी। इनको अपने बच्चों को लेके आना है असेंबलियों में, इनको अपने बिल्डिंग अपनी जायदादों को वो करना है। बचपन में जब हम अपने मोहल्ले में, जवानी में, अगर अभी भी जवान है लेकिन जवानी में जब अपने मोहल्ले में बैठते थे, लेकिन बाल सफेद हैं और अभी काला कलर लगाएंगे सही हो जाएगा। जब बैठक होती थी तो वो दोस्तों यारों की जो बैठक होती थी ना, उसमें हम कहते हैं ना मर्द का एक जेवर है, वो जो हम अल्फाज अदा करते थे वो हमारे मुंह से निकलते थे उस वक्त जब सियासी हालात थे उन लोगों के लिए। अब मजबूरी ये है कि कायद ने हमें जो है वो एक तहरीकी ज़ाब्ते में बांध दिया है, वरना इनके लिए ऐसे ऐसे अल्फाज मुंह में आ रहे थे कि वो जबान पे आके रुक रहे हैं। थोड़ा अर्सा ठहर जाइए। वो बैठक हमारी होती थी जिसमें हम इनको बताते थे कि तारीख जो है वो मुस्तकबिल का एक आईना होती है, और तारीख में मीर जाफर और मीर सादिक और उनके ख़ानदान के साथ अवामुन नास ने क्या कुछ किया है माजी में, वही क्रोनोलॉजी है। आपने हकीकी बनाई, फिर अजीम तारिक टोले को बनाया, फिर आपने पीएसपी बनाई, फिर आपने ये बादराबाद टोला बनाया, फिर पीआईबी भी हुआ उसमें से, फिर ये वॉइस ऑफ कराची, नदीम नुसरत वगैरह जैसे लोग बैठे हुए हैं ओवरसीज में, अमेरिका में। तो ये पूरी जो है एक साजिश का एक पूरा चलता हुआ सिलसिला है। भाई अल्ताफ भाई के कारकुनान पर जो इस अपनी माली पोजीशन में इस काबिल भी नहीं थे कि किसी इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन में भी हिस्सा ले सकें, उसकी एक झलक में दिखाता हूँ कि मतलब कैसे कैसे ज़मीर फरोश और एहसान फरामोश हैं। मैं इंजीनियर साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आजकल आपने आमद सुनी होगी, कोई रजा हारून मुस्लिम लीग में जा रहा है और वो बाबर गौरी पाकिस्तान आ रहा है। क्या बैठक के अंदर आपने किन हमारे नाज़रीन को पता होना चाहिए सारी चीज़ें। हलाल बैठक में हराम बातें हो रही हैं सारी। मैं ताकि लोगों को पता चलना चाहिए, नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि अल्ताफ भाई ने इन हराम खोरों पर क्या क्या एहसानात किए। ये रजा हारून ने एक टीवी एंकर थी माया खान, जब अल्ताफ भाई ने यहाँ पे लंदन में इनको बुलाया। जी। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कराची की हुदूद से बाहर न निकलने वाले लोगों को अमेरिका, बरतानिया, कनाडा और यूरोपीय ममालिक में बुलवा के खानदान समेत उनका लिविंग स्टैंडर्ड हाई कर दिया। और फिर लोग पॉलिटिकल आप गिन नहीं सकते। बिजनेस कर रहे हैं, बच्चे उनके बेहतरीन पढ़ लिख लिए। अब उसमें से एक यहाँ पे रजा हारून की अल्ताफ भाई ने शादी कराई। मैं चाहूंगा इंजीनियर साथी से दरख्वास्त करता हूँ कि जरा ये छोटा सा क्लिप ये जरा नाजरीन के सामने पेश करें ताकि नाजरीन को पता चले। याद रखे कि ऑन द लाइट हमेशा यही होते हैं, ऑन द स्पॉट। देखा हमारा एक जो बात दूसरा ने नहीं बताया कि हम दोनों एमकेएम के इंटरनेशनल सेक्रेटरी में ही काम करते थे और जाहिर है कि वहाँ हमारी खुशकिस्मती भी है कि वहाँ अल्ताफ भाई मौजूद थे। तो जब अंडरस्टैंडिंग हुई तो सबसे पहले हमने अल्ताफ भाई को बताया था कि क्या रिएक्शन था उनका। खुश थे, बहुत खुश थे, बहुत खुशी से। फिर उन्होंने ही सारा इंतजाम किया शादी, क्योंकि ना मेरा घर वहाँ है ना बुशरा के वालिदैन वहाँ है, मेरी एक सिस्टर है सिर्फ। तो मैं बड़ा खुशकिस्मत समझता हूँ इस मामले में कि अल्ताफ भाई ने एक बड़े की हैसियत से एक बड़े भाई का, एक बाप का रोल अदा करते हुए
पूरी शादी उससे अरेंज कराई कि हमें कहीं महसूस नहीं हुआ कि हमारे घर वाले नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, सारी शादी आप कोई रस्में नहीं हो रही, सब तरीके अरेंजमेंट, शादी वलीमा और मेहमानों को बुलाना और खुद खड़े होकर रिसीव करना बहुत बड़ा ऑनर है मेरे लिए। और मैं समझता हूँ वो खड़े रहे हमारे लिए, खड़े रहे और उन्होंने तमाम अरेंजमेंट, एक एक बात का ख्याल रखना कि रजा वो खाने का हो गया, ये हो गया, वो हो गया, क्या करिए, जैसे घर के बड़े मुझे देर हो रही थी तैयार होने में, आने में, तो लोग गेस्ट आ चुके थे, तो फोन पे फोन आ रहे थे, पूछना जल्दी करो कहाँ हो। तो इतने लोग अब वो सबको एंटरटेन कर रहे हैं कि मतलब लोग बोर नहीं हो जाए, हंसी मजाक वो हर एक से। तो जनाब आते हैं वापस शादी की तरफ, और शादी हो गई और उसके बाद कितने साल हो गए माशाल्लाह शादी को? ऑलमोस्ट 8 years। ऑलमोस्ट 8 years। कैसे ये तो देखें कासिम भाई, ये तो एक ज़र्फ की बात होती है। अल्ताफ़ भाई ने ज़बान से नहीं कहा कि मैं अपने साथियों को अपनी औलाद की तरह समझता हूँ, उन्होंने लिटरली अपने अमल से साबित किया। ये तो मैं तो खुद गवाह हूँ, मैं यहाँ खुद देखा किस तरह से इस तरह खुद अल्ताफ़ भाई ने बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे कोई बाप अपने बेटी की शादी करता है उस तरह से सारी से तो और उस बाप को ये अच्छा, ये सिर्फ ये नहीं कि ये रजा हारून के साथ जितने भी लोग थे हर एक के लिए उसी तरह से अल्ताफ़ भाई ने किया। खा रजा हारून और ये नदीम मुर्शद, तो नदीम मुर्शद की ये शादियां आप नहीं किस तरह से हर तरह से अल्ताफ़ भाई ने किया। अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत तो ममता की तरह नहीं, उन्होंने हर साथी ये तस्वर करता है कि अल्ताफ़ भाई सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करते हैं। ये अल्ताफ़ भाई की मोहब्बत में निछावर करने का तरीका। अल्ताफ़ भाई ने यहाँ अपनी ख़ानदानी जो कहना चाहिए कि उनकी रिवायत है और अपने ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया, कम ज़र्फ़ होने अपनी कमज़र्फ़ी दिखाई। और ये सब जितने भी हैं, ये तो खैर चले, इसने खुद अपने ज़बान से उस प्रोग्राम में कह दिया जिसका क्लिप आपने दिखा दिया, वरना ये जितने नाम बन गए तहरीक में, कासिम भाई अगर इनकी जो तंजीम में इन्होंने जो कुछ गलतियां किए हैं, जो गद्दारी की, उनको तो एक तरफ रख दीजिए। अगर सिर्फ इनकी अपनी ज़ात पर और इनके ख़ानदान पर अल्ताफ़ भाई ने जो एहसानात किए हैं, इसका जिक्र तो अल्ताफ़ भाई ने कभी किया ही नहीं। बहुत सारे लोगों के ऐबों पर पर्दा डाला है उन्होंने बशमूल इन हजरत के। बिल्कुल कभी अल्ताफ़, ये आप देखें अल्ताफ़ भाई का ज़र्फ तो उन्होंने कहीं जिक्र नहीं किया किसी का कि मैंने क्या किया, वरना मेरे अंदर की सारी बातें वही अर्ज कर रहा हूँ। तो ये अपने अपने ज़र्फ की बात है। क्या वो कहते हैं कि वो मैखानों की तौहीन है रिंदों की हद, कम ज़र्फ के हाथों में अगर जाम दिया जाए, सारा मसला ये है। हारून का किस्सा निकला है तो एक छोटी सी बात मैं भी करता चलूँ कि ये देखिए कि छोटी सी कीजिएगा, मैं छोटी सी ही बात करूँगा। रजा हारून ने अभी जो अपने कल शमूलियत अख्तियार की है मुस्लिम लीग नून ने, वो कहा है कि कराची को मरियम नवाज और नवाज शरीफ जैसी बड़ी शख्सियत, बड़ी लीडरशिप चाहिए। तो मेरा तो इनसे सवाल है कि भाई जिन लोगों ने आपके खिलाफ ऑपरेशन किया था, इतनी लाशें दी हजारों के हिसाब से, आप खुद घर से बेघर हुए, आप कराची से यहाँ पर आ गए लंदन। भाई जो अपने रूहानी बाप के, अपने मौसिन के नहीं हुए, वो किसी और के क्या होंगे? इनको तो मारे गोली, दफा करें। अब पैसा एक तमाशा दे। एक और चीज, एक और चीज बड़ी शिद्दत से जो है महसूस की जा रही है कि गुज़िश्ता 7 साल से एमक्यूएम के खिलाफ, एमक्यूएम के कारकुनान के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है, और इस दौरान जो छापे, गिरफ्तारियां, मावराए अदालत कत्ल, जबरी गुमशुदगियाँ, और किस तरह रेंजर्स पुलिस के एहलकार, प्रोफेसर हसन जफर आरिफ जैसे अजीम प्रोफेसर उस्ताद तक का लिहाज नहीं किया, छोटे छोटे मासूम बच्चों तक का लिहाज नहीं किया, ख़वातीन तक का लिहाज नहीं किया। अच्छा, ये क्या छापे गिरफ्तारियों में भी कोई तासुब होता है, कोई अज़बियत होती? जैसे अभी हालिया दिनों में जो गिरफ्तारियां हुई वो तो बड़े सलीके से हो रही है। तो सारी बात वही है, वो आला नस्ल के इंसान हैं, बाकी सब जो है वो दूसरी तीसरी नस्ल के समझे जाते हैं। बिल्कुल वही किया जाता है। अभी आप देखें ना, हमारे मुल्क में जो कहना चाहिए कि जो इंसाफ का जो म्यार है, इंसाफ किसका नाम है कि एक ऐसा पुलिस ऑफिसर अभी चंद रोज पहले जो रावण वार को बरी किया गया है, जिस शख्स के बारे में बिल्कुल दुनिया कहती है कि भाई सैकड़ों लोगों के मावरा अदालत कत्ल में, अच्छा हमें तो छोड़ दीजिए या दूसरे लोगों छोड़ दीजिए, खुद
पुलिस के अफसरान कह रहे हैं कि इसने किया है और ये मुलविस से, और उसको बरी कर दिया गया। नदीम डोगर का भी वीलॉग आया है गुज़िश्ता मेरे ख्याल 2 दिन कबल। उसने कहानी फारूक। अच्छा, अब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सच अब बोलने का क्या फायदा। खैर ये तो आपने जिनका जिक्र किया वो तो खुद उस सारे मामले का उन्होंने तो बताया कि मैं गवाह हूँ, मैंने जाकर देखा। हालांकि ये सब उन जाली और झूठी रिपोर्ट्स के खुद ये मुहर्रिर रहे हैं, बताते रहे हैं, वो अलग बात है, किसी भी वजह से बयान कर रहे हो। लेकिन ये कि बहरहाल आप कब तक सच छुपाएंगे, यही कुछ तो हमने उस वक्त कहा कि भाई ये गलत है। इल्जाम का 17 साल के बाद एतराफ किया गया कि गंदा है पर धंधा है। उनको जो लिख के दे दिया जाता है, सबको अपने अपने लिफाफे पकड़ने हैं, सबको अपनी अपनी वर्दियों को बचाना है और स्टार लगाने हैं। इनको की आवाम से वो नहीं है, किसी की फैमिली में कौन मरता है, कौन जाता है, कौन बेचारा पीछे किस तरीके से खानदान उनके गुजरते हैं, किस तरह जिंदगी गुजरती है, लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है। 444 तो सिर्फ रिकॉर्डेड केस हैं, जिसके FIR दर्ज होंगे कि हजारों की तादाद में। अच्छा, अब आप ये पूछे कि चले आपने हकीम सईद के मर्डर का भी आया कि भाई वो फला कलीमुल्लाह थे, क्या नाम थे हमारे साथी जिनको इसमें डाल दिया गया था जेल में, उसके बाद आमिर, उसके बाद जो है आपने 9 साल बाद उनकी रिहाई की, कोर्ट ने उनको बाइज्जत बरी किया। 9 साल तो उसकी जिंदगी गए, और वो 9 साल नहीं पूरी जिंदगी ही गई। उसके पीछे जो उसके घर वालों ने जो भुगता हुआ अलग भुगता हुआ, पूरी जिंदगी भर भुगतेंगे। उसके बाद किसी ने ये नवाज शरीफ के दौर में इनके लगाए गए अफसरान ने तरक्कियां हासिल करने के लिए ये इल्जाम वो तो आया ना हकीम सईद वाला जो था। पूछे कि अगर आपने हकीम सईद के मर्डर में एक बंदे को पकड़ा, उसको जेल में डाला, 9 साल बाद आपने उसको रिहा कर दिया, तो केस तो रीओपन हो गया ना, क्योंकि शहीद तो हुआ है ना, कोई कत्ल तो हुआ है ना, कोई मर्डर तो हुआ है ना, तो अब उसका कातिल कहाँ है? आपने इसको तो बरी कर दिया, तो कोई तो है ना। अब नकीबुल्लाह मसूद को आपने कहा कि भाई इसका कातिल राहुल नहीं है, तो कोई तो है ना। मरियम नवाज साहिबा आ गई है, नवाज शरीफ साहब आ जाएं, जरा उनसे पूछा जाए इनके कातिल। इनके लिए तो अभी परसों हामिद मीर ने शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में कहा, जब सवाल किया था उससे कि भाई आप नहीं समझते कि मियाँ साहब को आ जाना चाहिए, तो उसने बोला कि वो मियाँ साहब को आने तो दें, फिर मैं उनसे कहूँगा ज़रा लाहौर की सड़कों पे ज़रा निकल के देखें, फिर आप उनको पता चलेगा कि लोग क्या कहते हैं। तो ये तो देखें ना, मतलब अभी आप वो डोमिसाइल वाली बात कर रहे थे, तो अभी वो PTI के फवाद चौधरी साहब गिरफ्तार हुए हैं, तो बड़ा एक हाहाकार मची हुई है, किस कदर बड़ा जुल्म हो गया उनके साथ, उनको हथकड़ी डालकर लाया गया, और वो जर्नलिस्ट जी और एंकर पर्सन लग रहा है, हथकड़ी लगाई गई और साहब वो कपड़ा डाल दिया मुंह पे, किस कदर बड़ा जुल्म हो गया। और हमारे कारकुनों के साथ क्या, डॉक्टर हसन जफर आरिफ, इतने बड़े प्रोफेसर, इतने बड़ा फिलोसफर, उनको गिरफ्तार किया जाता है और अदालत में उनको हथकड़ियां लगाकर लाया जाता है। किस तरह से एक जैसे कोई क्रिमिनल है वो, कभी किसी के मुंह पर दो लफ्ज नहीं आया कि भाई आप किसी प्रोफेसर के साथ क्या कर रहे हैं। फवाद चौधरी की जो वाइफ है हिबा साहिबा, विद ऑल सिंपैथी टू हर, ठीक है, जिनके ऊपर गुजरता है उनके दिल से पूछे हम, तो हम उनके साथ जो सिंपैथी हमारी है, सही गलत जो है वो कोर्ट फैसला करेगी, हम इस बात को भी कंडेम करते हैं। लेकिन हमारा एतराज ये है कि आज ये वक्त आया क्यों, जब महाजिरों के साथ ये मैसेकर हो रहा था, जब महाजिरों के साथ ये जुल्म हो रहा था, हमारी माओ बहनों के इस तरह तलवार बंदूक के नोक पे उनको रखा जा रहा था, भाइयों को साथियों के उन्हीं की शर्ट से पट्टियां बांध के ले जाया जा रहा था, उस वक्त इनकी खामोशी जो है ना वो आज ये वक्त लेके आई। और हमने कहा था कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं है। भाई दोहरा सलूक तो देख लीजिए ना आप, कि फवाद चौधरी की अहलिया को पुलिस की हिरासत के बावजूद जो है वो माशाल्लाह अपने शौहर के साथ मिल बैठने और प्यार भरी बातें करने, उनकी तस्वीर खिंचाने की बात, ठीक है, वो उनका हक, उनकी अहलिया है। लेकिन सवाल ये है कि हमारी माए बहनें जो अपने बच्चों के लिए जो दर दर भटकती हैं, अदालतों के बाहर रो रही हैं, शिसा कर रही हैं, थानों के चक्कर लगा रही हैं, उनको तो ये नहीं बताया जाता। 50,000 रुपए तो एक जगह से लेकर दूसरे गेट तक पुलिस वालों को देने होते हैं। ये जो मोहतरमा हिबा साहिबा, जो मैं तो समझता हूँ पिकनिक पे आई थी, ऐसा लग रहा था, बाहें डाली हुई थी गले में अपने शोहर के, वो। लेकिन देखिए ये जो दोहरा निजाम है यहाँ का, आप इस चीज को देखिए कि ये तो इस पे रो रही है, बिलग रही है,
हमारी खवातीन ने नौजवानों के जो जनाजे उठा के खुद लेके गई हैं कब्रिस्तान, कब्रें खुद खो दी हैं। इन्होंने कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा। उन्होंने कहा कि ये दहशत गर्द नहीं है, लिहाजा इनके ऊपर चादर ना डाली जाए। अब लफ्ज़ चादर डालने पर हम कब कहते हैं ये चादर डाल दें, सबसे पहले तो लफ्ज़ ही उनका गलत है ये एक चीज़। दूसरी जो उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्द नहीं है और चादर ना डाली जाए, तो मेरा तो उनसे सवाल ये है कि हमारे जो इतने बुजुर्ग, इतनी खवातीन को ये ताहिरा आसिफ शहीद, उनको शहीद किया गया, क्या ये दहशतगर्द थी? तजमुल शाहीन तजमुल बाजी हमारी मलिर की बहुत अच्छी कारकुन थी, उनको शहीद किया गया, क्या वो दहशतगर्द थी? और मासूम बच्चे कोरंगी के, लांडी के, दीगर जगहों के मासूम बच्चों को शहीद किया, क्या वो दहशतगर्द थे? एक वाक़या, छोटा सा मैं वाक़या कासिम में बताता हूँ आपको कि नाजोमात का एक इलाका है, वहाँ पर हमारे एक साथी रूपोश थे, उनका बच्चा जो है वो बीमार हो गया था, और वहाँ पर तो जाहिद तौफीक और दीगर लोग जो थे छापा मारने गए, इसमें बहादुर अली भी था। उस 6 माह के बच्चे को उन्होंने जमीन पे पटक दिया और ये कहा कि उसको लेकर आओ यहाँ पर। तो ये देखिए, क्या ये बच्चा दहशतगर्द था? क्या बच्चे के हाथ में कलाशनकोफ थी? उसकी तो वो तो मुंह में चुस्सी लगाया हुआ था। ये तो और यही नफरत जो है, इसको हम यहाँ डिस्कस करने घरों में आप पूछ जाते हैं, बहुत जुल्म है, बहुत एक वो कहते हैं ना, एक नहीं दो पाकिस्तान है, मसला ये है। बहुत 7 साल हो गए लापता साथियों के बच्चे हाथ जोड़ जोड़ कर हर वजीर आजम से, आर्मी चीफ से अपीलें करने के हमारे सोशल मीडिया की वीडियो आ रही होती है, लेकिन कोई किसी को नजर नहीं आता क्या कुछ हो रहा है। यही नहीं, अंदरूनी सिंध के जो सियासी कारकुनान हैं, वहाँ का भी उनका भी ये हाल है, इसी तरीके से लापता कर दिया जाता है। बलूचिस्तान के बलोचों को लापता कर दिया जाता है, उनके बूढ़े वालिदैन, बीवी, बच्चे सड़कों पे एहतजाज कर रहे, कोई सुनने वाला नहीं भाई यार। तो गिरफ्तार करके फौरन पेश कर दिया जाता है, थाने में पेश कर दिया जाता है, अदालत में पेश कर दिया जाता है, और पेश करते हुए उनको खून निछावर हो रहा है। भाई या तो ये है कि हमारे लोगों के नाम के साथ जो है बट या चौधरी लगा हुआ हो तो शायद सुलूक दूसरा हो जाए, या ये है कि हम लोग यहाँ से उठ के वहाँ पैदा हुए अगर होते पंजाब में तो शायद ये हल नहीं होगा। बात दरअसल ये है कि अल्ताफ भाई और अल्ताफ भाई के चाहने वाले, चाहे वो बलोच हों, सिंधी हों, पख्तून हों, पंजाबी हों, अब ये बात करते हैं गरीब और मुतवस्सित तबके की हुकूमत की हुक्मरानी की और मुल्क में सही मानों में जमहूरियत के निफाज की, जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ बात करते हैं। और ये सारी जमातें जितनी भी है, ये सब जागीरदाराना निज़ाम की मुहाफिज है, जागीरदारों की जमातें हैं, जागीरदारों की जमातें हैं भाई ये। और इतना खून में ऐसा रस बस गया है। अभी वो एक न्यूज़ गुजर रही थी कि वो कोई सिविलियन स्कूल है या पता नहीं कौन सा स्कूल है नाज़िमाबाद में, वो बच्चे को उर्दू बोलने पे उसके मुंह, सिविलाइजेशन पब्लिक स्कूल, उसको कि अंग्रेजी मीडियम का स्कूल है, उसको कि तुमने उर्दू में क्यों बात की, बच्चे के गाल पर कालक मल दी और बाकी बच्चों से बोला कि इसके ऊपर हंसो। बच्चे के आप देखें, बच्चे के उससे उस बच्चे को भी चाहिए था किसी और जबान में बात कर लेता जिसके डोमिसाइल की अहमियत है, तो मसला असल नहीं होता फिर। भैया आपने कौमी जबान बनाया है उर्दू को, उर्दू कौमी जबान, मतलब आपके स्कूल का चलो एक रूल भी है कि भाई इंग्लिश मीडियम है, आपने मैक्सिमम इंग्लिश में बात करनी है, तो भाई बच्चा है ना, सीख रहा है ना। टीचर का काम ये होता है कि आप इस तरह से कॉलेज लगा के बाकी बच्चों से को हंसे इसके ऊपर। अंग्रेजी मीडियम अगर स्कूल है तो आप ठीक है बच्चों को अंग्रेजी जबान की तालीम दें, लेकिन ये कहाँ का उसूल है कि आप वो अगर उर्दू जबान बोल रहे बात कर रहे हैं तो आप उस पर ये सलूक करें, कोई खिलाफ कानून तो नहीं है, कोई उर्दू बोलना जो है वो जुर्म है इस मुल्क में। नहीं, जो सूरत हाल है, जो अल्ताफ भाई से, उनके चाहने वालों से जो तासुब, नफरत, अज़बियत का जो सलूक रवा रखा जाता है, ऐसा लगता है जैसे पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, चाहे वो सियासी बहरान की सूरत हाल हो या मुआशी बहरान की सूरत हाल हो, क्या इसके जिम्मेदार अल्ताफ भाई हैं या इनकी जमात है या उनके लोग हैं? नहीं, वो तो असल में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये जो सुनामी आया था तो उसमें अल्ताफ हुसैन का किस तरह से हाथ है, इस पर असल में तहकीक जा रही है। वो समझते ही डॉलर आज 200 वो जी बिल्कुल वो पीछे भी हाँ वो यही है कि क्योंकि अल्ताफ हुसैन की वजह से ये हो रहा है, ये सारा जो है डॉलर वो किसी और की वजह से नहीं, और ये जितने भी
75 वर्षों में जो वजीर आजम रहे हैं वो अल्ताफ भाई ही असल में रहे हैं, एमक्यूएम की हुकूमत रही है पिछले, इसलिए सब कुछ रहा, बाकी लोग तो सब। अब ये जो रेहान भाई, मुस्तफा भाई, अरशद भाई, ये जो मुल्क की मौजूदा सूरत हाल है, जो इस वक्त बहरानी कैफियत है, माशी सूरत हाल इस कदर अबतर है, डॉलर 262 रुपये तक पहुँच गया है, आटा गरीब आवाम की पहुँच से दूर है, लाइनें लग रही हैं, लोग मर गए बेचारे टायर के नीचे। आज की खबर है, आज की जो कराची की जो होलसेल मार्केट है उसने खबरदार किया है कि भाई इस वक्त मुल्क में पूरे पाकिस्तान के लिए सिर्फ 15 दिन के दाल का स्टॉक रह गया है, सिर्फ 15 दिन का, सिर्फ 15 दिन का। और वो कह रहे हैं इस वजह से क्योंकि ये जो आपने पोर्ट पर जो कंटेनर फंसे हुए हैं हजारों, उनकी आप एलसीज नहीं खोल रहे हैं, और हालांकि डॉलर की और रुपए की कदर में जो भी इतना हो गया है, रुपया डी वैल्यू हो गया इनकी पॉलिसी की वजह से, और उन्होंने कहा था कि शायद इसके बाद जरा कुछ मामला कुछ कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन अभी भी यही सूरत हाल है, लोग जुमला यूज किया ना कि पॉलिसी की वजह से, इनकी पॉलिसी की वजह से नहीं, पॉलिसी तो खैर है, वो तो लूटना लुटाना तो है, लेकिन इनकी हरकतों की वजह से, इनकी नाइंसाफी की वजह से, इनके जुल्म की वजह से। नहीं रेहान भाई, ऐसा नहीं है। देखें, ये पाकिस्तान बकौल वजीर खजाना इसहाक डार के अल्लाह के नाम पे बना है, कलमे के नाम पे बना है, इसकी सारी जिम्मेदारी अल्लाह पर है। कल उन्होंने कहा है कि वो मईशत जो है, मुल्क की मईशत जो है वो अल्लाह ताला के जिम्मे है, तो मतलब फिर वो नहीं किया किसानदार को वजीर खजाना की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला वही कर रहा है। मौजूदा सूरत हाल जो मुल्क की है माशाल्लाह, अल्लाह ही हाफिज है इसका। तो मैं यहाँ कहूँगा कि शेर था जिसमें खाक में मिल गए नगीने लोग, खाक में मिल गए नगीने लोग, हुक्मरान बन गए कमीने लोग। तो बस यही सूरत हाल है। और अब जब देखेंगे नवाज शरीफ आए तो इन्होंने जरदारी पे इल्जाम लगाया, जब इमरान खान आए तो उन्होंने नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया कि मुल्क को तबाही के दाने खड़ा कर दिया। तो इस पे एक छोटी सी बात और कह दूंगा, ना आबिद शेर निकला, ना आबिद शेर निकला, ना आयाज सादिक निकला, ना आबिद शेर निकला, ना सादिक निकला, ना साद रफीक निकला, ना नवाज शरीफ निकला, और ना इमरान अमीन निकला, ना सादिक निकला। तो एक दूसरे पे ये इल्जाम चलते रहेंगे और निकलेंगे ये सब यही। तो लिहाजा बिल्कुल शेर या फिट होता है कि खाक में मिल गए नगीने लोग और अरशद भाई देखिए, यहाँ मामला वो हो गया है कि सोमनाथ का मंदिर किसी ने भी तोड़ा हो, पैसे आपकी तनख्वाह से कटेंगे, इस वक्त यही सारा मामला है मुल्क में। ये लोगों को, अवाम को, सादा लो अवाम को मजहब के नाम पे गुमराह करने वाले लोग क्या नहीं जानते कि पाकिस्तान के अवाम बाशऊर हैं? उन्होंने नहीं पढ़ा होगा कुरान में कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत खुद बदलना नहीं चाहे। ये इस किस्म की बातें करके मतलब क्या हासिल करना चाहते हैं? अपनी कोताहियों पे, अपनी नाअहलियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं। हर मामले की जिम्मेदारी अल्लाह ताला पे डालकर वो मजहब की गोली देके सिर्फ पाकिस्तान का है। नहीं, ये तो देखे ना, असल में बात यह है कि चूंकि इनको गालियां पड़ रही हैं, इनकी जो हरकतें या पॉलिसी, जैसे रेहान भाई भी कह रहे हैं, तो आज अवाम भुगत अवाम रही है, यानी कि जो चाहे दाल की किल्लत हो, गैस की हो, या बिजली की या आटे की, तो जो आम लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, मिडिल क्लास है, गरीब लोग हैं, सिर्फ वो मुश्किल नहीं, इनको तो कोई वो है आपके पास टाइम की कमी है। बस एक मैं अपना स्टेटमेंट दे दूं, जुमला दे दूं। मेरा ईमान यह है कि जो इन्होंने जुल्म किया है 70-75 साल से, और जिन माओ बहनों के प्यारों को इन्होंने शहीद किया है, उनकी जो आव बका निकली है ना, उसमें अच्छा एक तो बदुआ दे दी आपने, अल्लाह ताला से दुआ कर ली कि अल्लाह ताला तू मेरा भला कर, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जो अपनी कौम अपनी खुद नहीं करती, अपनी मदद खुद नहीं करती, अल्लाह ताला भी नहीं करता। तो अल्लाह ताला ने उनकी शायद दुआ इस तरह से सुनी है कि परेशानी थोड़ी तुम्हें भी होगी क्योंकि तुम उस वक्त खड़े नहीं हुए, तो लेकिन मैं तुम्हारे मसले का हल निकाल दूंगा। अब इस मुल्क के साथ जितना भी हो रहा है ना, ये माशी बदहाली और जो भी मुश्किलात इस मुल्क के साथ हो रही हैं, वो अल्लाह ताला के कुदरत का कानून है। लेकिन उस मुश्किल में आवाज भी पिस रही है कि ऑप्टिमिस्टिक बनते हैं। मुख्तसरन बताएं कि मुल्क को इस बहरानी कैफियत से निकालने का क्या हल है? देखें कासिम भाई, हकीकत पसंद बनना चाहिए। ये जो लोगों को मजहब का चूरन दे के, यानी कि वही वाली बात जो हमेशा से होता रहा है मुल्क में कि मौलवी कहता है कि ए हारी, ए गरीब,
ये तुम्हें अल्लाह ने इस हाल में रखा है, लिहाजा खबरदार इससे निकलने की कोशिश मत करो, ये अल्लाह की रजा है। तो इसहाक डार ने भी वही किया, हुकूमत भी वही कर रही है कि साहब आज मुल्क में जो सूरत हाल है अल्लाह की रजा यही है, तो अल्लाह के जिम्मे है। तो भाई फिर आपको जरूरत नहीं है, फिर IMF के आगे फिर क्यों आप हाथ पांव मार रहे हैं? फिर तो ये बेवकूफ बनाने की मौलाना तारिक जमील में क्या फर्क है? जहनियत वही है, मसला वही है। तो ये इस तरह से करके हकीकत पसंद बनना चाहिए। मुझे हल आपने बोला ना कासिम भाई, हल ये है कि ये जो आपने अरल्ले तरल्ले पाल रखे हैं, जो मुल्क का बजट का जो 60-70% जो आप ऐसी चीजों पे लगा रहे हैं जिसका कोई हासिल वसूल नहीं है, मुझे बताइए ना कि आप जब मुल्क इतनी तबाही में है, आपको क्या जरूरत है अरबों खरबों रुपए जो है वो आप गैर तरक्याती अखराजात में लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पर लाखों की फौज पाली हुई है, क्यों रहे आप कट करें, कटौती करें चीज में, आप अपने लोगों को देखें। तो दुनिया में यही होता है। देखिए जो बजट जो है वो दिफा के लिए होता है, उसमें कटौती करके तालीम पे दिफा जरूरी, लेकिन दिफा जरूरी है। अल्ताफ भाई ने खुद भी बोला कि मतलब फौज भी इसी तरह से, जिस तरह जिस्म के लिए एक रूह की बात है तो जरूरत होती है, लेकिन सिर्फ दिफाई तो जरूरत नहीं है भाई। आप ये बताएं, आप अपने लोगों को क्या खिलाएंगे? मतलब आटा नहीं मिल रहा है तो क्या आप उनको हर एक को जो एक गोली देंगे? ये गोली आप कटौती करें। और ये ऑब्वियसली एक अनऑफिशियल बैठक है, तो इसको कोई पॉलिसी मैटर नहीं, लेकिन ये मेरी अपनी पर्सनल एक वो है एक हल जो सॉल्यूशन मेरी जहन में है कि ये 75 साल का कैंसर है। 75 साल के कैंसर को आप अब फिक्स नहीं कर सकते, मतलब आप क्योर नहीं कर सकते उसको, आपने फिर लॉन्ग टर्म उसका सॉल्यूशन निकालना है। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में ऐसे फार्मूले मौजूद हैं बड़े सक्सेसफुल, चाहे आप वो मिडिल ईस्ट का देख लें, जहाँ ओमान से लेके, शारजा से लेके, दुबई से लेके, अबू धाबी से लेके, बहरीन से लेके, फला जो भी उसमें आते हैं, मिडिल ईस्ट के अंदर आते हैं, सब अपने अपने मुल्क को छोटा छोटा करके चला रहे हैं। इसी तरह आपके पास यूरोप का एक सक्सेसफुल मामला मौजूद है, जहां आपके पास डिफरेंट छोटे छोटे ममालिक मौजूद हैं और सब एक अम्ब्रेला के अंदर चल रहे हैं। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अब उस नौयत पर पहुंच गया है जहां आपको ऐसा कोई फार्मूला रखना पड़ेगा जहां आप छोटे छोटे ममालिक चलाएं। जब बड़ी गाड़ी हो जाती है, नहीं चलती, पेट्रोल ज्यादा खाती है, खराब होती है, तो पैसे ज्यादा लगते हैं, आप उसको बेच के छोटी छोटी 4 गाड़ियां ले लें, 5 गाड़ियां ले लें। एक चीज और देखें पूरी दुनिया बशमूल IMF इनसे क्या कह रही है। सऊदी अरब हमारा प्यारा दोस्त, वो भी कह रहा है कि भाई अब हम आपको ऐसे पैसे नहीं देंगे, हम भी अपने लोगों से टैक्स लेते हैं, आप भी अपने लोगों से टैक्स लीजिए। लेकिन जब पाकिस्तान में टैक्स की बात आती है तो क्या आवाम से कहा जाता है, तो अब सिर्फ आवाम आम लोग क्यों, आम दुकानदारों तक से टैक्स ले रहे हैं भाई। तो ये इतने बड़े बड़े मुलाजमत पेशा शख्स टैक्स नहीं देते, सबसे लोगों से तनख्वाह से लेते हैं, लेकिन नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में नहीं रहता, मुल्क से बाहर रहता है लेकिन है पाकिस्तानी, वो भी टैक्स देगा, उससे टैक्स लिया जाएगा। ले लो मुझसे टैक्स। कराची का चेनेसर घोट है, कराची का चेनेसर घोट है, वहाँ पर अभी आज भी खबर आई है इसकी कि लोग बिजली से महरूम हो गए, एहतजाज कर रहे थे। मालूमात की तो 41 लाख का बिल है उस आबादी पर, उसकी वजह से बिजली काट दी गई उनकी। यहाँ अरबों खरबों लेके माफ करवा दिया जाता है। बिल्कुल जागीरदार, बड़ेरे, सरदार, इन पर कुछ नहीं आ रहा। बड़े लोगों को कोई टैक्स नहीं, जो टैक्स नेट बढ़ाने की जो बात है ना, तो जो बड़े कैपिटलिस्ट हैं, बड़े बड़े जो फ्यूडल्स हैं, उनसे टैक्स वसूल नहीं किया जा रहा। नतीजा ये कि सारा बोझ आवाम के ऊपर डाला जा रहा है। चलिए, सरदारों से टैक्स ले लिया, जागीरदारों से टैक्स ले लिया, बिजनेस टाइकून से टैक्स ले लिया जी, और वो टैक्स कलेक्शन होने के बाद जिन हाथों पे जा रहा है वही चोर लुटेरे हों। सिस्टम खराब है ना, यही है तो करप्शन। अल्ताफ भाई ने ये फार्मूला दे दिया मुल्क बचाने का और मुल्क को संवारने का, कि एक वाहिद हल है कि उस जो स्कूल टीचर है उसको स्कूल की टीचिंग की जिम्मेदारी दी जाए। सही। जो दिफा पे मामूर है, चौकीदारी पे मामूर है, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। हर कोई अपने ऑर्बिट में काम करे। जो बिल्कुल जो कारोबार करने वाला है, बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस पे तवज्जो दे। यहाँ तो मामला ही उल्टा है, अंधे को सब नजर आ रहा है, दुनिया सब बोल रहा है,
दंगला डिस्को कर रहा है। ये सूरत है अलमिया, यही है पाकिस्तान का, ये सूरत है। वक्त की कमी की वजह से एक और मामला है मकाफात अमल का जी, कि आप देखें कि वो चौधरी शुजात जो इस उम्र के हिस्से में उनको अल्लाह ताला ने दिखाया है। वही बात कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला का कानून जो है वो इसी दुनिया में दिखा रहा है। आपने ये बात को मकाफत अमल क्यों कहा भाई? आप बताए ना 1992 का ऑपरेशन ले लें, चौधरी शुजात का बयान ले लें टीवी पे ऑफिशियल कि मरगला की पहाड़ियों पे कितने एमकेएम के वर्कर को दफना दिया गया है, इनकी मौजूदगी में, इनकी सरपरस्ती में ऑपरेशन होते रहे, महाजिरों का कत्ले आम होता रहा, उस वक्त इनकी जबानें बंद रही। आज कायदे तहरीक अल्ताफ हुसैन भाई को किस तरह माइनस करने की साजिशें होती रही, इन सब की जबानें बंद रही। परवेज इलाही ने इनको जो है सदारत से जब 22 अगस्त के बाद जो कुछ भी खेल खेला गया, अल्ताफ भाई का नाम आइन से निकाला गया और कहा कि अल्ताफ भाई निकाल दिया, तो सबने कहा कि नहीं ये सही है, और जिन्होंने किया वो नफीस लोग हैं। आज उनके साथ बेवफाई करने वालों की हिमायत करने वाले और उस मामले पे भंगड़े डालने वाले, खुशियां मनाने वाले कुदरत के इसी मकाफात अमल का शिकार हो। और हम हमेशा की तरह आपके फीडबैक के मुंतजिर रहेंगे कि ताकि जहां जहां कोई कमी कोताही रह गई हो उसे पूरा किया जा सके। कभी बैठक का सिलसिला चलता रहेगा, बैठक का सिलसिला ये वक्तन फवक्तन चलता रहेगा। मुख्तलिफ मौज़ूआत, ताज़ा तरीन सूरत हाल के साथ हम साथी आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक अपने गिरदोनवा में सबका ख्याल रखिएगा। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को अपनी दुआओं में, अपनी चाहतों में, अपनी मोहब्बतों में, अपनी अक़ीदतों में याद रखिएगा। और जो मुश्किलात कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई और उनके चाहने वाले जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक उन मुश्किलात को आसान करे। हर कदम पर, हर आजमाइश में, हर इम्तहान में रब्बुल इज़्ज़त कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई को सुरखरू करे, कामयाब व कामरां करे और अल्ताफ भाई के दुश्मनों को नीस व नाबूद करे और दुनिया में उनका मुंह काला करे। तब तक के लिए हम तमाम साथी आपसे इजाज़त चाहते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जिए कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन भाई, जिए मुहाजिर, सदा जी।